Hello, my dear friends and law aspirants. Welcome back once again on Utkarsh online YouTube channel. This is Hasib Chauhan, mentor for legal reasoning. तो दोस्तों आज कुछ स्पेशल है जो आपके MHCET का जो पर्टिकुलर एग्जाम के बच्चे वेट कर रहे हैं, ट्राई कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, वो भी अपने अपने लेवल पर। तो उत्कर्ष ने सोचा क्यों ना उन दोस्तों को एक गिफ्ट दिया जाए, एक छोटा सा गिफ्ट जो उनके लिए काफी बड़ी वैल्यू रिप्रेजेंट करेगा एग्जाम में। तो मैं लीगल रीजनिंग के लगभग 501 क्वेश्चंस, ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा यूजफुल रहने वाले हैं, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के पर्पस से आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है। तो ऐसे लगभग 501 क्वेश्चंस मैं आपको करवाऊंगा। डेली का आपके साथ में एक ताना बाना रहेगा। तो अब यहां पर मैं सिर्फ और सिर्फ पढ़ाकर नहीं जाने वाला। मैं पहले क्वेश्चन समझाऊंगा, उसके बाद हर एक क्वेश्चन के लिए मैं आपको 1 मिनट, और अगर कोई बड़ा क्वेश्चन होगा उसके लिए 2 मिनट का टाइमर लगाकर सेट करूंगा और मैं साइड में हो जाऊंगा। फिर आप लोग अपने कमेंट बॉक्स में मुझे ये बताएंगे कि सर सही ऑप्शन का आंसर क्या है, सही ऑप्शन क्या है। आप अपना गैस लगाएंगे। अगर वो क्वेश्चन आपको पहले पढ़ा हुआ होगा तो फटाफट से आपका आंसर बाहर आएगा, और अगर उस तरीके की सिचुएशन आपके सामने, वैसा क्वेश्चन पहले कभी नहीं आया होगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। फर्स्ट टाइम में टाइमर ट्राई जो मारते हैं, देखते हैं ना कितने लोगों का ट्राई सही निकलता है, गैस कितना परफेक्शन में आता है। तो हम सिर्फ इस तरीके से नहीं कि मैंने क्वेश्चन बताया और ये इसका सही आंसर है, चलो आगे बढ़ो, नहीं। यहां पर आप लोगों का इस क्लास में इन्वॉल्वमेंट बहुत इंपॉर्टेंट मैटर करेगा, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। तो चलिए रेडी हो जाइए। तो मैं सबसे पहले बात करता हूं, हमारे सामने एक लीगल प्रिंसिपल है, कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस इज मस्ट फॉर अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। कि सर यहां पर क्या कह रहा है, मैं समझाऊंगा, पूरा डिटेल में समझाकर फिर आप लोगों को 1 मिनट का टाइम लगाकर दूंगा और यह बताऊंगा कि अब आप बताइए कि सही आंसर किसका है। तो कहता है कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस इज मस्ट फॉर वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। मतलब कह रहा है कि ऑफर देने वाला पर्सन सामने वाले को जब ऑफर देता है तो वो एक्सेप्ट करता है। तो ये जो ऑफर यहां तक पहुंच रहा है, सामने वाली पार्टी तक, ऑफरी तक जब पहुंच रहा है, उसका कम्युनिकेट होना बहुत जरूरी है। और ये कम्युनिकेशन जो है वो इस सेंस में होना चाहिए जिससे कि हमारा जो लीगल मैक्सिम है, कंसिस एड आइडम, उसका प्रूफ होना जरूरी है। तो ऑफर और एक्सेप्टेंस दोनों का कम्युनिकेशन होना बहुत जरूरी है टू फॉर्म अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। ये हमारा प्रिंसिपल है। प्रिंसिपल को दिमाग में फिट रखना। अब बात करते हैं सिचुएशन की। A proposed by speed post to sell a watch to B at a definite price. A ने प्रपोजल दिया, मतलब ऑफर दिया। किसको ऑफर दिया है? स्पीड पोस्ट से, मतलब पोस्ट लेटर से ऑफर दिया है बी को कि मैं अपनी वॉच, अपनी घड़ी तुम्हें बेचना चाहता हूं एक पर्टिकुलर प्राइस पर। आगे देखना, ए रिवोक हिज प्रपोजल बाय ईमेल आफ्टर 6 आवर्स टू बी। अब ये स्पीड पोस्ट का मतलब यहां पर स्पीड पेज से भेज चुका है वो। अब स्पीड पोस्ट पहुंचने में लगभग 24 घंटे तो लगते होंगे ना, लेकिन 6 घंटे के बाद ही उसने ईमेल के थ्रू अपना प्रपोजल रिवोक कर दिया। मतलब उसको ईमेल भेजकर डिनाई कर दिया कि यार ऐसा एक पोस्ट आएगा, प्लीज उसको सीरियसली मत लेना, मैंने अपना मन बदल दिया है। वेदर द ऑफर इज वैलिड, क्या ये जो ऑफर था क्या वो वैलिड था, या ये जो रिवोकेशन थी क्या ये रिवोकेशन वैलिड थी। तो आप लोगों को अब दिमाग लगाना है। अगर पहले से पढ़ा हुआ है तो वेल एंड गुड, नहीं पढ़ा हुआ है तो कोई बात नहीं, हम लोग ट्राई करेंगे। तो जल्दी से 1 मिनट का टाइमर आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहा होगा आपको। अब जल्दी गैस कीजिए और बताइए कि चारों ऑप्शन में करेक्ट ऑप्शन आपके हिसाब से कौन सा है।
जल्दी बताइए दोस्तों, टाइमर निकल रहा है। देखो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं किसी का नाम ले रहा हूं या नहीं नाम ले रहा हूं, मैं किसी पर्टिकुलर पर्सन को अप्रिशिएट कर रहा हूं या नहीं कर रहा हूं, ये सब आपके लिए है। तो अपने आप को अप्रिशिएशन कीजिए, किसी और का वेट करने की आपको जरूरत नहीं है। तो अपने आप को प्रूफ करना है, किसी और की नजरों में नहीं, खुद की नजरों में। तो बस अपना काम है आंसर कमेंट बॉक्स में देना। समझ रहे हो ना भाई? बिल्कुल ठीक, वेरी गुड। तो यहां होता है आपका टाइमर खत्म, और काफी लोगों ने कोशिश की है, ट्राई की है। तो चलिए यहां पर देखते हैं कि सर जी, इसका चार ऑप्शंस हैं, चारों ऑप्शंस को समझते हैं। पहला कहता है रिवोकेशन ऑफ ऑफर इज वैलिड। दूसरा ऑप्शन कहता है रिवोकेशन ऑफ ऑफर इज नॉट वैलिड बिकॉज इट इज नॉट कंप्लीट। तीसरा ऑप्शन कहता है ना ए सही है ना ही बी सही है। फोर्थ ऑप्शन सेज दैट रिवोकेशन ऑफ ऑफर इज नॉट एक्सेप्टेड थ्रू टू डिफरेंट मीन्स। तो ये कह रहा है कि नंबर एक। अब आपको कौन सा सही लग रहा है? बिल्कुल ठीक, जिन लोगों का ऑप्शन ए है वो बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन पे खड़े हैं। उन्होंने सही जवाब दिया है कि सर रिवोकेशन ऑफ ऑफर जो है वो वैलिड है। क्यों? क्योंकि आप दो अलग अलग मेथड से, दो अलग अलग मैनर से, एक से आपने ऑफर दिया, दूसरे से रिवोक किया, यूजुअल मैनर है। यहां पर कोई भी प्रेस्क्राइब्ड मैनर था ही नहीं। इस पर्टिकुलर केस में आपका यूजुअल मैनर, यूजुअल सेंस काम में आया, जो एक्सेप्टेड बाय पब्लिक था, एक्सेप्टेड बाय द लोकेलिटी था। जो भी पर्टिकुलर कोई भी ऐसी सिचुएशन होगी जहां पर आम लोगों के लिए वो चीज एक्सेप्टेड है, तो वो मैनर काम में लिया जा सकता है। क्वेश्चन ने पूछा ऑफर वैलिड था या नहीं, और ऑप्शंस में उसने बात की है रिवोकेशन की, तो इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। यहां पर कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर हुआ ही नहीं था, समझ रहे हो? जो इसने ऑफर दिया उसका एग्जैक्ट कम्युनिकेशन हुआ ही नहीं। उससे पहले ही सामने वाली पार्टी ने, खुद ने ही, ऑफरर ने ही इस कम्युनिकेट को रिजेक्ट करने का दूसरा ईमेल भेज दिया था। इसीलिए ये जो रिवोकेशन ऑफ ऑफर है वो वैलिड है। जब तक, अच्छा, रिवोकेशन ऑफ ऑफर कब किया जा सकता है? तो रिवोकेशन ऑफ ऑफर तब तक वैलिड माना जाएगा जब तक कि वो आपके कंट्रोल में है, आपके हाथ में है। समझ गए ना दोस्तों? तो इसका सही ऑप्शन ए, वेल डन, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन देखिए। प्रिंसिपल कहता है एन अग्रीमेंट द मीनिंग ऑफ विच इज नॉट सर्टेन। ऐसा कोई अग्रीमेंट जिसका मीनिंग जो है वेग है, लूज है, सर्टेनिटी नहीं है, वो एक पर्टिकुलर मीनिंग पर कंक्लूड नहीं हो पा रहा है, और कैपेबल ऑफ बीइंग मेड सर्टेन इज वॉइड। तो यहां नॉट का यूज दोनों के लिए करना है। ऐसा अग्रीमेंट जिसका मीनिंग सर्टेन नहीं है, या फिर उसकी कैपेसिटी ही नहीं है कि वो किसी सर्टेनिटी पर पहुंच पाए, तो ऐसे अग्रीमेंट जो हैं वो वॉइड होंगे। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। अब सिचुएशन देखते हैं। मोहन ऑफर्ड टू सेल लैंड टू राम एट 80 lakhs रुपीज। मोहन ने ऑफर दिया है राम को कि मैं अपनी जमीन तुम्हें 80 लाख में बेचना चाहता हूं। राम रिप्लाइड accepting the offer and enclosing 30 lakh and promising to pay the bay monthly installment of 50,000 each। तो यहां पर जो है कह रहा है कि बाकी का जो बैलेंस है, जो बैलेंस है ना, ये शॉर्टकट में लिखा है, बैलेंस अमाउंट जो है वो 50,000 रुपए के हर मंथ में आपको इंस्टॉलमेंट पहुंचा दूंगा, और अभी 30 लाख मुझसे डाउन पेमेंट ले लो। Since Ram accepted the offer subject to making full payments in installments, decide as a judge whether there is a valid contract, invalid contract, voidable at the option of Mohan, या misrepresentation of fact in a contract। तो ये रहा आपके 1 मिनट का टाइमर शुरू। अब आपको बताना है कि इसका सही ऑप्शन क्या होगा।
तो जल्दी से बताइए दोस्तों, आपके हिसाब से सही ऑप्शंस कौन सा चूज करेंगे आप लोग? तो टाइमर के खत्म होने के साथ ही खतरे की घंटी बज जाती है, तो इसका मतलब है काफी लोगों ने ट्राई तो किया ही है, नो डाउट। तो देखिए भाई, यहां पर एक छोटी सी प्रॉब्लम है सर, कह रहा है जिस पर्टिकुलर अग्रीमेंट की सर्टेनिटी नहीं हो। अब यहां मोहन ने ऑफर दिया कि मैं 80 लाख में अपनी जमीन बेचना चाहता हूं, तो यहां मोहन का ऑफर जो है ना, मोहन का जो ऑफर था नंबर 1, वहां पर कोई भी उसने ऐसा ऑप्शन नहीं दिया था कि मुझे इंस्टॉलमेंट में पेमेंट चाहिए या इस तरीके का पेमेंट चाहिए। तो ध्यान से सुनो, यहां मोहन का जो ऑफर था ना, वो डायरेक्ट एक बात कहता है, 80 लाख मतलब सीधा डाउन पेमेंट, एक साथ कैश पेमेंट या चेक जो भी है। राम ने एक्चुअली वो एक्सेप्टेंस दी ही नहीं है, राम ने एक्सेप्टेंस नहीं दी है। राम ने मोहन को एक नया ऑफर दिया है, काउंटर ऑफर दे दिया है, समझ रहे हो? तो यहां पर अब मोहन के पास ऑप्शन है कि वो इसको एक्सेप्ट करे या नहीं करे। इन दोनों सिचुएशन को देखकर हम इसको बोल सकते हैं कि यहां पर कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना है, इट इज एन इनवैलिड कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि ये कभी सर्टेन नहीं हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रिंसिपल कहता है कंसेंट इज अ गुड डिफेंस इन अ सिविल एक्शन फॉर टॉट, कि जो कंसेंट जो रहते हैं वॉलेंटी नॉन फिट इंजूरिया, समझ रहे हो ना, कि अगर मैं कोई काम करने को रेडी हूं अपना रिस्क उठाकर, और फिर अगर मुझे कोई गड़बड़ हो जाती है, मुझे चोट लग जाती है, नुकसान पहुंच जाता है, तो टॉट लॉ के अकॉर्डिंग मैं पर्टिकुलर कंपनसेशन क्लेम करने का कैपेबल नहीं हूं। तो ये डिफेंस है सामने वाले के लिए। बट द एक्ट शुड बी द सेम फॉर विच कंसेंट वॉज गिवन, लेकिन जिस वजह से मैंने कंसेंट दी है उतना ही लिमिट होना चाहिए उस काम का। जिस काम के लिए मैंने कंसेंट दी थी उससे डिग्री लेवल हाई हो गया आपका, आप पता नहीं किस लेवल पर चले गए हो, तो ऐसे केस में वो कंसेंट फिर गलत साबित हो जाएगी भाई, फिर आपको कंपनसेशन देना पड़ेगा। जैसे दो बॉक्सर्स हैं, दोनों रिंग में उतरते हैं फॉर एंटरटेनिंग मैच, फॉर एक ऐसे ही मनोरंजन के लिए, मैच खेलने के लिए, और यहां बॉक्सिंग के सारे रूल लगेंगे, तो मैंने भी कंसेंट दी, उसने भी कंसेंट दी, ठीक है। लेकिन अब कोई पर्टिकुलर पर्सन बॉक्सिंग के रूल तोड़कर, ब्रेक करके मुझे जान से मारने की कोशिश करता है और मुझे बहुत ज्यादा गंभीर चोटें आ जाती है, तो ऐसे केस में वो कंसेंट वॉलेंटी नॉन फिट इंजूरिया वाला पॉइंट नहीं आएगा। देखिए, B was formally invited by A to his house. B, after sitting for some time in drawing room, moved to the bedroom of the house. A sued B for. B has interfered with privacy of A. B has committed no trespass. He has entered the house with A's consent. B has offended A by moving to bedroom. B has committed trespass as there was no consent of A for entry in the bedroom. तो जल्दी से दोस्तों 1 मिनट का टाइमर है आप लोगों के पास में, फटाफट बता दीजिए कि आपको यह क्या सही लगता है। कंसेंट को दिमाग में रखना कि कंसेंट एक अच्छा डिफेंस है, लेकिन कंसेंट उतने लेवल पर ही मानी जाएगी जितने के लिए दी गई है। तो आपको ऐसा देखकर नहीं लगता कि सर हमने उस आदमी को चाय के लिए या कुछ भी फॉर्मली घर पे इनवाइट किया, तो आप बेडरूम में, आप हमारे लॉकर रूम में, आप हमारे कोई पर्टिकुलर जहां पर हमारे गहने वहने रखे हैं, क्या उस सब एरिया में घूमने चले आओगे क्या भाई? समझ रहे हो मेरी बात को? बिना परमिशन के। तो ऐसी सिचुएशन तो आप भी समझ सकते हैं, अगर आपके साथ कभी ऐसा हो जाए तो क्या ए जो सू करेगा बी को, तो वो ए का मेन कारण क्या होगा? बिल्कुल सही जवाब, काफी लोगों का ठीक ठीक लग रहा है। तो जी हां सर, ये पॉइंट बनेगा
कि ए जो सू करेगा ना फॉर बी, बी हैज कमिटेड ट्रेसपास एज देयर वाज नो कंसेंट ऑफ ए फॉर एंट्री इन द बेडरूम। हमने आपको कभी बेडरूम में एंट्री करने के लिए परमिशन नहीं दी है, तो हमने जो एक लिमिट आपकी बनाई थी उस लिमिट को आप क्रॉस कर रहे हो। हमने जो कंसेंट दी थी ना, उस कंसेंट के आप ज्यादा लेवल पर चले गए हो, तो वो चीज डिफेंस नहीं आएगा। क्वेश्चन देखिएगा, no person shall be deprived of his life or personal liberty except according to the procedure established by the law। कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ की बात कर रहा है। whoever commit murder shall be punished with death or imprisonment for life and shall also be liable to fine। और मर्डर की सजा की बात कर रहा है। फैक्ट देखना, Don was an international criminal on the run with the investigating agency of 11 countries looking for him। डॉन जो है इंटरनेशनल क्रिमिनल है, इंटरनेशनल भगोड़ा है, भागता फिर रहा है, और उसकी इन्वेस्टिगेशन कौन कर रहा है? 11 मुल्कों की पुलिस। Don was convicted of various crimes like smuggling and money laundering. Don arrived in India and in an attempt to rob at bank, he killed a security personnel and was captured. The court sentenced him to the maximum punishment and awarded him a death penalty for murder. Was the court order act? क्या जो कोर्ट ने उसको सजा दी है, क्या वो सही है, गलत है? 4 ऑप्शंस हैं आपके सामने, देखिए, जल्दी बताइए क्या होगा इसका सही आंसर। कमेंट बॉक्स में झड़ियां लग जानी चाहिए भाई, कमेंट बॉक्स एकदम भर जाना चाहिए आपके ऑप्शन से, आपके आंसर से। वो खाली नहीं दिखना चाहिए, वो खाली दिखेगा मतलब कहीं ना कहीं कमी है, और कमी है तो उसके लिए हम हैं, पूरा करने के लिए हम पूरी कोशिश करेंगे, लेकिन आपको भी साथ में कोशिश करते रहना पड़ेगा। तो ये पहला प्रिंसिपल कहता है कि किसी भी आदमी को उसकी पर्सनल लाइफ ऑफ लिबर्टी से अछूता नहीं रखा जा सकता, उसको आप रोक नहीं सकते, लेकिन प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, लॉ के अकॉर्डिंग आप उसको ऐसा कर सकते हैं। दूसरा, जो कोई भी मर्डर करेगा या तो उसको डेथ पेनल्टी दो या फिर इंप्रिजमेंट फॉर लाइफ। तो ये डॉन को सजा मिली है, क्या कोर्ट ने सही किया? तो ये कह रहा है लुकिंग एट हिज पास्ट रिकॉर्ड, ये सेकेंडरी मैटर है, अभी प्रेजेंट उसने मर्डर किया है ना। Yes, as the court has been mandated to provide a death penalty or a life imprisonment as it deemed fit। Yes sir। तो ये वाला जो प्रिंसिपल है, इससे हमारे आंसर को सपोर्ट करने वाला ऑप्शन कौन सा है? बी ऑप्शन है। सी ऑप्शन कहता है कोर्ट उसको डेथ पेनल्टी नहीं दे सकता क्योंकि नो पर्सन कैन बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ। गलत, ये पॉइंट लगेगा, लेकिन प्रोसीजर ऑफ लॉ भी तो है साथ में। नो, एज डॉन ओनली हैड एन इंटेंशन ऑफ रॉबिंग। अच्छा, आप सिर्फ रॉबिंग करने के इरादे से आए और आपने जानबूझकर किसी को मार दिया, मर्डर है? यस, एब्सोल्युटली। क्वेश्चन देखिए, ऑल सिटीजन्स शैल हैव द राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। ठीक है सर। एक्स, अ फेमस राइटर एंड नॉवेलिस्ट क्रिटिसाइज अनदर नॉवेलिस्ट। बी, स्टैंडिंग दैट द नॉवल ऑफ बी इज फुलिश। एक एक्स है जो बहुत बढ़िया राइटर और नॉवेलिस्ट है, वो दूसरे नॉवेलिस्ट को, बी को क्रिटिसाइज करता है और बोलता है कि बी की जो नॉवल है बिल्कुल बकवास है। ही इज अ वीक मैन, वो कमजोर दिमाग का आदमी है। हिज नॉवल इज इनडिसेंट, बिल्कुल घटिया है। हिज माइंड इज इम्प्योर, उसका बिल्कुल अशुद्ध है, दिमाग बिल्कुल साफ नहीं है। ही इज नॉट ऑफ अ गुड कैरेक्टर, उसका कैरेक्टर भी अच्छा नहीं है। ही शुड राइट डिसेंट एंड गुड नॉवल, उसको अच्छी किताबें लिखनी चाहिए। कैन एक्स बी यूज्ड फॉर डिफेमेशन? क्या जो एक्स ने पर्टिकुलर इस तरीके की बातें की है, ये यूज नहीं, सूड है, तो क्या ये जो बातें हैं, क्या उसके लिए एक्स को सू किया जा सकता है या नहीं? तो बताइए दोस्तों, दिमाग लगाना है। कॉन्स्टिट्यूशन के फंडामेंटल राइट को बेस बनाकर आपको डिफेमेशन का कोर्स, डिफेमेशन का चार्ज पूछा गया है।
चलिए देखते हैं दोस्तों इसका ऑप्शन क्या कहता है। देखो, पहला कह रहा है ही इज नॉट लायबल बिकॉज ही हैज जस्ट एक्सप्रेस्ड हिज पर्सनल व्यूज। ठीक है, आपने पर्सनल व्यूज एक्सप्रेस किए, इसका मतलब ये नहीं कि आप किसी को पूरी तरीके से बदनाम कर दो, तो यहां ये ऑप्शन ठीक नहीं लगता। ही इज लायबल टू बी सूड फॉर डिफेमेशन इफ हिज स्टेटमेंट वाज नॉट ट्रू और सेड इन मेलाफाइड इंटेंशन। ठीक है, ये काफी हद तक हमें सही लग रहा है। He cannot be liable because he has fundamental right to freedom of speech and expression. Fundamental right of freedom of speech के speech and expression के साथ में आपकी कुछ ड्यूटीज भी हैं, है ना, एक्सेप्शंस है। He cannot be used because both are writers। ये तो बिल्कुल बकवास सी बात हो गई। तो बी और सी में हमें कंफ्यूजन है। ठीक है, तो हम अगर इस प्रिंसिपल को फॉलो करें तो हमारा सही ऑप्शन होगा सी। लेकिन अगर बिना इस प्रिंसिपल की बात करें, अगर मैं कहूं तो सही ऑप्शन होगा बी। ही इज लायबल टू बी सूड फॉर द डिफेमेशन अगर उसके स्टेटमेंट सच नहीं है और मेलाफाइड इंटेंशन के साथ हैं। लेकिन यहां पर एक्स ने बी की किताब पढ़ने के बाद में ये सारी बातें बोली है, तो इस वजह से फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन का उसको बेनिफिट मिल जाएगा। क्वेश्चन है, interfering with another goods in such a way as to deny the latter's title to the goods amount to conversion and it is a civil wrong। अगर आप किसी पर्टिकुलर आदमी के, किसी भी पर्टिकुलर पर्सन के गुड्स के, मूवेबल प्रॉपर्टी के साथ में इंटरफेयर करते हैं, आप उसके साथ छेड़खानी करते हैं, उसकी जगह बदल देते हैं, तो ऐसा करना कन्वर्जन कहलाता है। कन्वर्जन कहलाता है और ये सिविल रॉन्ग है। Ram went to the bicycle stand to park his bicycle and he found the stand fully occupied. Ram removed a few bicycles in order to rearrange the stand and made some space for his bicycle. He parked his bicycle properly and put back all the bicycles except the one belonging to Shyam. राम जो है वो एक पर्टिकुलर स्टैंड पर जाता है और अपनी बाइसिकल जो है वो पार्क करने की ट्राई करता है, लेकिन बहुत ज़्यादा वहाँ पर बाइसिकल थी, तो उसने क्या किया, सब थोड़ी बहुत बाइसिकल को बाहर निकाला और वापस सबको जमाया और अपने लिए स्पेस कर लिया, लेकिन श्याम की बाइसिकल आउट ऑफ द स्टैंड आ गई है। इट वॉज रादर नेग्लिजेंट ऑन द पार्ट ऑफ राम एंड ही वॉज इन अ हरी टू गेट इन टू हिज ऑफिस। तो ये देखा जाए तो उसकी तरीके से एक लापरवाही है, क्योंकि उसको ऑफिस जल्दी जाना था, श्याम की बाइसिकल को बाहर छोड़ दिया। Somebody came on the way and took away Shyam's cycle. The watchman of the stand did not take care of it, assuming that the cycle was not parked inside the stand. Shyam filed a suit against Ram for conversion. अब वॉचमैन ने ध्यान नहीं दिया, क्योंकि उसको लगा कि जब कोई स्टैंड के बाहर बाइसिकल पार्क है तो कोई ले जा रहा है, तो मुझे उससे क्या लेना देना, मेरी ड्यूटी तो इस पर्टिकुलर स्टैंड के लिए है। श्याम ने राम पर केस फाइल किया है कि इसने मेरा कन्वर्जन किया, इसने उसकी जगह बदली प्रॉपर्टी की, इस वजह से मेरा टाइटल गड़बड़ हो गया है और कोई आदमी इसको चुरा कर ले गया है। तो 4 ऑप्शन हैं आपके पास दोस्तों, शुरू हो जाइए जल्दी से। अब यहां पर बहुत ध्यान से समझने की बात है, क्योंकि हमारा जो प्रिंसिपल कहता है, अगर हमने उसको अच्छे से नहीं पढ़ाना तो हम पूरे सवाल का जवाब गलत दे देंगे। कह रहा है इंटरफेयरिंग विथ अनदर गुड इन अ वे एज टू डिनाई द लेटर टाइटल टू द गुड्स अमाउंट टू कन्वर्जन। मैं किसी के गुड्स के साथ छेड़छाड़ कर रहा हूं इस तरीके से कि मैं ये चाहता हूं, कहीं ना कहीं मेरी ये ख्वाहिश है कि उस आदमी के हाथ से ये सामान निकल जाए।
तो यहां पर पर्टिकुलर कहीं ना कहीं मेरी हरकत, मेरा स्टाइल, मेरा मैनर ये था कि सामने वाले का डिनाई द लेटर्स टाइटल, मतलब उसका टाइटल जो है, उसका जो पोजीशन है, उसका ऑक्यूपेशन है, उसकी ओनरशिप है, वो खत्म हो जाए। राम ने क्या इस तरीके से सोचकर यह काम किया था? नहीं। श्याम वुड सक्सीड बिकॉज राम्स एक्ट लेड टू द स्टीलिंग ऑफ बाइसाइकिल। हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हो आप कि राम ने जो काम किया था उसी हरकत की वजह से उसकी बाइसाइकिल चोरी हुई, लेकिन यहां पर किसी भी तरीके से वो डिनाई नहीं करवाना चाहता था श्याम का टाइटल। श्याम वुड नॉट सक्सीड बिकॉज राम डिड नॉट टेक अवे द बाइसाइकिल हिमसेल्फ। ये तो बकवास हो गया। राम वुड नॉट बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर द नेग्लिजेंस ऑफ वॉचमैन। वॉचमैन की इसमें कोई गलती नहीं होगी, तो इसका सही ऑप्शन होगा डी, नन ऑफ द अबव। क्यों सर? क्योंकि बस मेन खेल यहीं पर था, इस प्रिंसिपल का था कि अगर मैं आपके किसी, जैसे मान लीजिए मैं ऑफिस में हूं और कोई पर्टिकुलर मेरा ही साथी का जो फोन है, वो फोन वो कहीं रखकर भूल जाता है और मैं उसकी जगह इस नियत से बदलता हूं कि अब इसको गायब करवा देंगे, किसी और को इशारा करता हूं वहां से उठा कर ले जा, तो यहां पर कहीं ना कहीं मेरा ऐसा इंटेंशन या कोई ना कोई इंटरफेनिंग पोजीशन ऐसी थी कि मैं उसके टाइटल को डिनाई करवा दूं, मैं उसकी पोजीशन को ही खत्म कर दूं। यहां पर राम का ऐसा सोचना नहीं था। क्वेश्चन है, in order to be eligible to appear in a semester examination, a student is required to attend under all circumstances at least 70% of the total classes held in that semester as per university rule. प्रिंसिपल कहता है कि अगर आपको एग्जाम में बैठना है तो आपका कम से कम 70% अटेंडेंस होना चाहिए टोटल क्लासेस में। जितनी भी क्लासेस हुई हैं, अगर 100 क्लास लगी हो तो आपको कम से कम 70 क्लासेस में अपीयरेंस होना चाहिए, तभी हम एग्जाम में बैठने देंगे, वरना हम आपको एग्जाम में नहीं बैठने देंगे। सुनील, an economically poor but a very brilliant student of LLB, final semester while going to his university by bicycle received some leg injuries in a road accident. Consequently, Sunil could not attend his classes for 1 week as he was advised rest by his doctor for that period. Due to this absence from the university, Sunil failed to have 70% attendance essential to appear in the examination, and therefore he was debarred from appearing in the examination by the university authorities. Sunil challenged this decision in the court of law. तो यहां पर आप समझ गए होंगे, सुनील का एक्सीडेंट हो गया और इस वजह डॉक्टर ने उसको सलाह दी कि घर पर बैठकर रेस्ट करना, यूनिवर्सिटी नहीं पहुंच पाया तो उसका 70% क्राइटेरिया पूरा नहीं हुआ, अब उसको एग्जाम में नहीं बैठने दिए जा रहा है। सुनील कोर्ट में चैलेंज कर रहा है, तो आप बताइए क्या होगा सुनील के साथ? भावनाओं में मत बहना, ध्यान रखिएगा दोस्तों। अगर आप लॉ पढ़ रहे हैं तो प्लीज लॉ के तरीके से पढ़िए, भावनाओं में मत बहिएगा, ठीक है। अब इस पर्टिकुलर सिचुएशन को देखते हैं। कई लोगों ने ये कहा कमेंट बॉक्स में भी और अपने दिमाग में भी अपने खुद से बातें करते कि नहीं सर बैठने तो देना ही चाहिए, ये उसका हक है, ये अधिकार है। अच्छा भाई, सारे हक यहीं पर आते हैं, चलिए देखते हैं। वहां पर कहा कि इस सुनील नाम के लड़के का एक्सीडेंट हो जाता है, ठीक है। और एक और चीज बता दूं, ये यहां से यहां तक जो है ना, इकोनॉमिकली पुअर, बेचारा बहुत गरीब है, ये सब आपका दिमाग बहलाने की बातें हैं। सुनील का एक्सीडेंट होता है, ओके गुड। डॉक्टर ने कितने दिन का रेस्ट दिया था? डॉक्टर ने बोला था 7 डेज वेट करना, सिर्फ 7 डेज। अगर मान लो पूरे साल में 100 क्लास हुई है तो उसका 70% क्या होता है? 70 क्लासेस कम से कम, है ना। तो यार भाई साहब, आपको तो 7 दिन की ही एक्सीडेंट की मार लगी थी ना, बाकी के दिन आप कहां थे कि 70% क्राइटेरिया नहीं हुआ आपका? इसका मतलब आप ज्यादा से ज्यादा 60 या 65% ही जा पाए हो, तो बाकी के दिन कहां घूम रहे थे? तो ये पॉइंट जो है कि सुनील सक्सीड हो जाएगा, गलत। सुनील विल डेफिनेटली गेट फेवर ऑफ द कोर्ट, गलत।
ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड नहीं चलेंगे कि मैं गरीब हूं वगैरह वगैरह. Sunil will not succeed as he could very easily fulfill eligibility criteria for appearing in the examination by being reasonably regular in the classes throughout the semester. पूरे सेमेस्टर में आप कहां गायब थे जो अब एक्सीडेंट का बहाना ले रहे हो? समझ रहे हो मेरी बात को? मान लीजिए कि आपके एमएससीटी का एग्जाम जिस दिन होने वाला है उस दिन आपके घर में कुछ भी हो जाता है या आपको चोट लग जाती है, आप सेंटर पर नहीं पहुंच पाते हैं, आपकी गाड़ी खराब हो जाती है, तो क्या आपके लिए वापस एमएससीटी का एग्जाम होगा क्या? नहीं, नेक्स्ट सेमेस्टर में आना भाई, अगली बार आना. समझ गए ना? तो लॉ को पढ़ते टाइम आपको एकदम सख्त दिमाग से सोचना है. प्रिंसिपल है ऑल सिटीजन शैल हैव द फंडामेंटल राइट टू कैरी ऑन एनी ऑक्यूपेशन, ट्रेड और बिजनेस, बट रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन ऑन द एक्सरसाइज ऑफ सच राइट्स कैन बी इम्पोज्ड बाय लॉ इन द इंटरेस्ट ऑफ द जनरल पब्लिक. कह रहा है सारे सिटीजन्स को फंडामेंटल राइट है कि कहीं पर भी बिजनेस करे, पूरे देश में कहीं पे भी, लेकिन यहां रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस हैं. ठीक है सर. अ लार्ज नंबर ऑफ पर्संस हैड बीन कैरिंग ऑन द बिजनेस ऑफ dyeing and printing in Rajkot area for last 25 years, providing employment to about 30,000 family. राजकोट में बहुत सारे लोग प्रिंटिंग का और ये डाइंग का, कपड़े रंगने का काम होता है ना, वो काम कर रहे थे और लगभग 30,000 फैमिलीज को इससे एम्प्लॉयमेंट मिल रहा था, रोजगार मिल रहा था. From these business places, untreated dirty water was being discharged on the roads, thereby causing damage to the public health. लेकिन इस पर्टिकुलर काम से निकलने वाला गंदा पानी जो था वो रोड्स पर फेंका जा रहा है, नालों में बहाया जा रहा है और उससे पब्लिक हेल्थ को बहुत गजब असर पड़ रहा है. A notice therefore was given to close this business till necessary measures to protect health as provided under the environment status were taken by those businessmen. तो नोटिस इश्यू किया गया कि भाई साहब जब तक हम इसका प्रिकॉशन इलाज नहीं ढूंढ लेते तब तक आप अपने बिजनेस को बंद रखिए. तो बताइए दोस्तों, अब आपका क्या फैसला होगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के आंसर करने में? उन बड़े बड़े बिजनेसमैन को नोटिस मिला कि बंद करो अपना जब तक हम इसका उपाय नहीं निकाल लेते. तो अब आपको क्या लग रहा है कि वो 30,000 फैमिलीज रोड पे आ जाएगी? आपको क्या लग रहा है पिछले 25 सालों से काम हो रहा है तो अब बंद क्यों होगा? तो इस अगर ऐसे ख्याल आ रहे हैं ना कि नहीं सर ऐसा नोटिस तो गलत है, तो एमसी मेहता के हिस्ट्री को अच्छे से पढ़ लीजिएगा. उन्होंने कितनी ही ऐसी इंडस्ट्रीज को बंद करवाया है जहां एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन इंपॉर्टेंट है, जहां पब्लिक सेफ्टी इंपॉर्टेंट है. तो हम नहीं कह रहे आपको हम बिजनेस करने से नहीं रोक रहे, लेकिन एनवायरमेंट और पब्लिक सेफ्टी इज मस्ट. तो आई थिंक आपको आंसर मिल चुका है ना भाई? मैं गलत तो नहीं हूं? आप लोगों को आंसर मिल चुका है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, शाबाश. तो ये देखिए सर कि सर नोटिस कैन नॉट जस्टिफाई. अच्छा भाई, जब आप हम यहां कह रहे हैं कि एब्सोल्यूट फंडामेंटल राइट नहीं है ट्रेड और बिजनेस और ऑक्यूपेशन का, यहां पर इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक इंपॉर्टेंट है, रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन है आपके ऊपर. नोटिस कैन नॉट, हटाओ इसको. द नोटिस कैन नॉट बी जस्टिफाइड, हटाओ इसको. The notice can be justified as the right to business is not absolute and reasonable restriction can be imposed by law in the interest of public. तो बिल्कुल सही कह रहा है वो नोटिस, आपको उस नोटिस को फॉलो करना पड़ेगा. क्वेश्चन है, whosoever by his act or omission cause environmental pollution shall be held responsible for any losses caused by such pollution. It shall be no defense in such cases that all due diligence or reasonable care was taken carrying out एक्ट और ओमिशन इन क्वेश्चन. कह रहा है जिस किसी भी गलती या भूल चूक की वजह से एनवायरमेंट पॉल्यूशन हुआ वो आदमी उस लॉस को देना पड़ेगा. उसको कोई डिफेंस नहीं है कि मैंने ड्यू डिलिजेंस रखी, मैंने रीजनेबल केयर किया, कोई फर्क नहीं पड़ता. ठीक है, 2 पॉइंट्स हैं, स्ट्रिक्ट लायबिलिटी और एब्सोल्यूट लायबिलिटी. पढ़ा हुआ है ना, बहुत बढ़िया. आशीष इज कैरिंग ऑन अ केमिकल एंड फर्टिलाइजर इंडस्ट्री नियर द बैंक ऑफ रिवर गंगा. गंगा नदी के किनारे पर आशीष जो है वो केमिकल और फर्टिलाइजर की इंडस्ट्री चला रहा है. In order to prevent and control any kind of harm to the environment, suitable waste treatment and disposal plants were installed in the factory. लेकिन एनवायरमेंट को नुकसान नहीं हो इसके लिए बहुत सारे पेड़ पौधे लगाए गए और वेस्ट को ज्यादा डायरेक्ट नदी में नहीं बहा जाता. Due to some sudden mechanical technical problem, these plants cease to work properly and therefore cause environment pollution.
लेकिन कुछ मैकेनिकल इश्यूज होने की वजह से कि वो जो प्लांट था उससे बहुत ज्यादा वेस्ट निकलने लगा और एनवायरमेंट को पॉल्यूशन करने लगा, विच अल्टीमेटली कॉज सब्सटेंशियल हार्म टू द एनवायरमेंट एंड टू द पीपल लिविंग अराउंड द फैक्ट्री। विक्टिम ऑफ सच पॉल्यूशन फाइल अ सूट फॉर सुटेबल रेमेडी। अब यहां पर लोगों ने फाइल कर दिया है सूट कि भाई हमें सुटेबल रेमेडी चाहिए। ये बहुत ध्यान रख रहा था, हमें पता है, लेकिन अब इसी सिचुएशन में हमें कुछ ना कुछ ऐसा इलाज चाहिए जिससे हमारा एनवायरमेंट बचाया जा सके। तो जल्दी देख लीजिए दोस्तों, आपका टाइमर शुरू हो चुका है। बहुत बढ़िया दोस्तों, वेरी गुड। खतरे की घंटी बजने वाली है दोस्तों। जिन्होंने अभी तक आंसर नहीं लिखा है प्लीज कमेंट बॉक्स में जल्दी जल्दी आंसर लिख दीजिए और अपने आप को प्रूफ कीजिए, मुझे प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। बहुत अच्छे दोस्तों, तो देखिए इसका सही आंसर, विक्टिम कैन नॉट सक्सीड। अच्छा, मतलब एनवायरमेंट पॉल्यूशन हो रहा है, लोगों की हेल्थ के साथ खिलवाड़ हो रहा है और सक्सेसफुल नहीं होंगे। विक्टिम कैन नॉट सक्सीड, हटाओ इसको। विक्टिम कैन सक्सीड एट इट इज द ड्यूटी ऑफ आशीष टू सी दैट नो हार्म इज कॉज टू द एनवायरमेंट पीपल ड्यू टू हिज एक्टिविटी अंडर एनी सर्कमस्टेंस। किसी भी सिचुएशन में आप बहुत ध्यान रख रहे थे, आपने पेड़ पौधे लगाए, आपने सब कुछ किया होगा, लेकिन जिस दिन हमें नुकसान होगा हम तो हड़ताल करेंगे भाई, रोकेंगे। समझ गए? तो सही ऑप्शन होगा आपका सी। चलिए आज का आखिरी क्वेश्चन देखते हैं। अग्रीमेंट टू डू एन एक्ट इम्पॉसिबल इन इटसेल्फ कैन नॉट बी एनफोर्स बाय कोर्ट ऑफ लॉ। अगर आपने कोई ऐसा अग्रीमेंट बना लिया है जो एक्ट करना ही इम्पॉसिबल है, कानून उसको पॉसिबल ही नहीं मान रहा है, तो वो एनफोर्स ही नहीं होगा। सागर अग्री विथ हिज गर्लफ्रेंड सुनीता to pluck stars from the sky through his this extraordinary willpower and bring them down on earth for her within a week। ओ भाई साहब, धारी नहीं रहे सागर साहब। तो सागर साहब ने अपनी गर्लफ्रेंड सुनीता से वादा कर दिया है कि मैं आसमान से तारे तोड़ लाऊंगा एक हफ्ते के अंदर अंदर। वाह भाई वाह। आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 1 week सुनीता फाइल्ड अ सूट फॉर डैमेज अगेंस्ट सागर फॉर द ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एज सागर फेल्ड टू परफॉर्म हिज प्रॉमिस। क्या भाई सागर ने अपना वादा पूरा नहीं किया तो सुनीता जी उसको कोर्ट में लेकर चली गई। तो ध्यान से ही चूज कर लेता बेटा, पहले बोलने से पहले ही समझ जाता। बताओ बेटा, इसका तो आंसर सभी दे सकता है। जल्दी दोस्तों, सिर्फ 30 सेकंड बाकी हैं। कमेंट बॉक्स भर दो अपने आंसर से। और आज अगर कोई मेरा दोस्त यहां तक इस क्लास में नहीं पहुंच पाया है, लेकिन वो आपका फ्रेंड है जो पर्टिकुलर एमएससीटी की प्रिपरेशन कर रहा है और चाहता है कि और अच्छे से मेरी प्रिपरेशन हो जाए, तो प्लीज 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 इस क्लास का पूरा डेटा, पूरा लिंक उसको भेज देना और उसको बता देना कि भाई रोज की क्लास है, जल्दी आ जाए। टाइमिंग यही रहेगा बेटा, टाइमिंग रोज यही रहेगा, टाइमिंग यही रहेगा। सही है ना? क्योंकि इस टाइम आप एकदम रिलैक्स होते हो, कहीं आने जाने की टेंशन नहीं। तो ये तो सब टाइम पास वाले क्वेश्चन थे। सुनीता कैन सक्सीड, नो सर। सागर कैन नॉट बी रिस्पॉन्सिबल, हाँ बिल्कुल। ये वाला लाइन सही नहीं है। ऑनेस्टली बिलीव, उसको लगता था मैं बहुत प्यार करता हूं और मैं लेकर आ जाऊंगा। नहीं सर। द कोर्ट कैन नॉट एंटरटेन सच सूट एज द प्रॉमिस अंडर द एग्रीमेंट इज इम्पॉसिबल इन इटसेल्फ। तो यही पॉइंट हो गया। एक्ट इम्पॉसिबल इन इटसेल्फ कैन नॉट बी एनफोर्स बाय द लॉ। ठीक है, तो आज की इस क्लास के लिए इतना ही दोस्तों। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपको इन क्वेश्चन से हेल्प मिली या नहीं मिली, और मुझे यह भी बता दीजिएगा कि आपको किस पर्टिकुलर लॉ से ज्यादा दिक्कत है, तो मैं उसके क्वेश्चंस ज्यादा अपने साथ में रखूंगा ताकि आप लोगों को मजा आ जाए उन क्वेश्चंस को करने में। तो मिलते हैं अगली क्लास में इसी तरीके के कुछ 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तो वी विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास। तब तक ले टाटा, बाय बाय, सी या।